कल्पना कीजिए कि एक 14 साल का टीनेजर अपने कमरे में बैठा है और एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में खेल रहा है। अच्छा, ये तो आजकल बहुत आम बात है। हाँ बिल्कुल। और महीनों की मेहनत के बाद वो टूर्नामेंट जीत जाता है। स्क्रीन पर फ्लैश होता है, विनर, और प्राइज मनी है 10 लाख रुपए। ओह वाओ, 10 लाख! ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है एक 14 साल के बच्चे के लिए। एग्जैक्टली लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जो वो कंपनी से अपनी प्राइज मनी क्लेम करने जाता है। मुझे अंदाजा लग रहा है कि कंपनी क्या कहने वाली है। हाँ, कंपनी की लीगल टीम कहती है कि देखो, टूर्नामेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस साइन करते वक्त तुम्हारी उम्र 18 साल से कम थी, तो कानूनी तौर पर ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं। मतलब वो सीधा कह रहे हैं कि अग्रीमेंट वॉइड है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि अग्रीमेंट शून्य है और हम प्राइज मनी देने के लिए बाध्य नहीं है। ये एक बहुत ही क्लासिक सिचुएशन है। राइट। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या कोई कंपनी सच में ऐसा कर सकती है? डिजिटल दुनिया में जहाँ बच्चे रोज ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, आई एग्री पे क्लिक कर रहे हैं। हाँ, और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट लॉ उनके अधिकारों को कैसे देखता है? क्या माइनर का हर एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, या फिर इसके पीछे कोई प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क है? एग्जैक्टली। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन का विषय है नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट्स। मतलब एक अवेयर्स या माइनर द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की कानूनी अहमियत क्या है? हाँ, और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और कुछ बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स के सोर्सेस को एनालाइज करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कानून एक माइनर के कमर्शियल कदमों को किस नजरिए से देखता है। और ये समझना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है जो डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो किसी भी अग्रीमेंट की वैलिडिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले जड़ तक जाना होगा, और वो है क्षमता, मतलब कॉम्पिटेंसी। राइट। कानून की नजर में कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य कौन है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 इसे बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। इसमें 3 बुनियादी शर्तें हैं। हाँ। पहली शर्त है व्यक्ति का मेजर यानी वयस्क होना। दूसरी शर्त है साउंड माइंड होना, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट के नफा नुकसान समझ सके। और तीसरी ये है कि वो किसी अन्य कानून द्वारा डिस्क्वालिफाइड घोषित ना हो। राइट। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा डिबेटेबल पॉइंट है वो है मेजर होने की उम्र, जो कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 से तय होती है। हाँ, जिसके हिसाब से भारत में 18 साल की उम्र पूरी करने वाला इंसान मेजर माना जाता है। हालांकि हिस्टोरिकली कुछ केसेस में, जैसे अगर कोर्ट ने गार्जियन नियुक्त किया हो, तो ये उम्र 21 साल थी। हाँ, लेकिन अब चीजें सिंपल करने के लिए सबके लिए 18 साल कर दी गई है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक बात सोच रही थी, क्या रात को 11:59 पर जो इंसान नासमझ था, वो 18 साल का होने पर रात 12 बजे अचानक से दुनिया का सबसे समझदार इंसान बन जाता है? ये तो बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। जाहिर है ऐसा नहीं होता। मतलब एक माइनर का दिमाग तो स्पंज की तरह होता है ना, जो दुनिया को सीख रहा है, लेकिन कानूनी और न्यूरोलॉजिकल नजरिए से उसमें वो दूरदर्शिता या फोरसाइट नहीं होती। एग्जैक्टली, वो अपने फैसलों के फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरह तौल नहीं सकते। तो कानून को कहीं ना कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा खींचनी ही थी। हाँ, बिजनेसेस को एक क्लियर बाइनरी रूल चाहिए होता है डील करने के लिए, और वो लाइन 18 साल पे खींची गई है। तो अब मेन सवाल ये है कि इस लक्ष्मण रेखा को पार करने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? ये सवाल बहुत पुराना है। मतलब 1903 से पहले इंडियन कोर्ट्स में भारी कंफ्यूजन था कि माइनर के एग्रीमेंट का असली नेचर क्या है। क्या वो अवॉइडेबल है? मतलब माइनर बड़ा होकर उसे अपनी मर्जी से रद्द कर सकता है, या फिर वो शुरुआत से ही वॉइड या शून्य है? और इस गुत्थी को सुलझाया था 1903 के उस ऐतिहासिक फैसले ने, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। हाँ, ये केस तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इतिहास का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। और इसकी कहानी किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं है। तो धर्मोदास घोष कलकत्ता के एक अमीर परिवार का लड़का था, लेकिन लीगली वो माइनर था। राइट। और उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने 20,000 रुपए के लोन के लिए अपनी जमीन ब्रह्मोदत्त नाम के एक साहूकार के पास गिरवी रख दी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि साहूकार का जो एजेंट था, केदारनाथ, जो डील हैंडल कर रहा था, उसे पता था कि धर्मोदास माइनर है। बिल्कुल। और बात सिर्फ जानने तक नहीं थी। धर्मोदास की माँ ने, जो उसकी लीगल गार्जियन थी, बाकायदा एजेंट को एक रिटन नोटिस भेजा था। हाँ, कि मेरा बेटा अवयस्क है, उसके साथ कोई कमर्शियल डील ना की जाए।
फिर भी एजेंट ने लोन पास कर दिया। तो जब बाद में लोन चुकाने का प्रेशर आया, धर्मोदास ने मॉर्गेज रद्द करने के लिए केस कर दिया, और ये मामला चलते चलते लंदन की प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा। जहां फैसला बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर था। उन्होंने कहा कि क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पेटेंट हैं, तो अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही शून्य। एग्जैक्टली। जिस पल कागजों पर दस्तखत हुए, कानून की नजर में उस कागज की कोई वैल्यू नहीं थी। और साहूकार का क्या हुआ? उसका पूरा एडवांस पैसा डूब गया। उसे कुछ वापस नहीं मिला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। मुझे एक बात खटक रही है, ये थोड़ा वन साइडेड नहीं लगता? कैसे? मतलब साहूकार का पैसा डूब गया, अगर माइनर झूठ बोलकर पैसे ले ले तो क्या सारा नुकसान सिर्फ उस अडल्ट को उठाना पड़ेगा? ये तो न्याय नहीं हुआ। सुनने में ऐसा लगता है, पर इसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस समझना जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? कानून मानता है कि एक एडल्ट के कमर्शियल लॉस की भरपाई करने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक बच्चे को उसकी अपनी नासमझी और दूसरों की चालाकी से बचाना। मतलब कानून एडल्ट्स पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करें। बिल्कुल। अगर एडल्ट सावधानी नहीं बरतता तो कानून उसकी कोई मदद नहीं करेगा। तो मोहरी बीबी केस ने माइनर्स को एक बहुत मजबूत ढाल दे दी। हाँ, और ये ढाल कितनी मजबूत है ये इसके इफेक्ट से पता चलता है। जैसे अगर कोई माइनर जानबूझकर अपने उम्र के बारे में झूठ बोले, कोई फेक आईडी दिखा दे और खुद को 20 साल का बता दे, तब भी क्या वो बच सकता है? हाँ, यहाँ दो बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल प्रिंसिपल्स आते हैं। पहला है नो एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115। राइट। एग्जैक्टली। एस्टॉपल का सिंपल मतलब है कि अगर आपने एक बार कोई बात कह दी और दूसरे ने उस पर एक्शन ले लिया तो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। लेकिन जगन्नाथ सिंह वर्सेस लालता प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा था कि ये रूल माइनर पर लागू ही नहीं होता। सही कहा। मतलब माइनर झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और बाद में कोर्ट में खड़े होकर सच बोल सकता है। वो बेझिझक कह सकता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, पर मैं माइनर हूं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट शून्य है। हाँ, क्योंकि अगर माइनर पर एस्टॉपल लगा दिया तो इसका मतलब होगा एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को पिछले दरवाजे से वैलिड बना देना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक रूल्स के खिलाफ है। बिल्कुल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ का दरवाजा बंद हो जाता है तो लोग अक्सर टॉर्ट लॉ की तरफ भागते हैं। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, जहां नुकसान का मुआवजा मांगा जा सकता है। हाँ, पर माइनर के लिए यहाँ भी नो लायबिलिटी इन टॉर्ट का सुरक्षा घेरा है। मुझे इंग्लैंड का वो जॉनसन वर्सेस पाई वाला केस याद आ रहा है। हाँ, 17वीं सदी का केस, जहां एक माइनर ने 21 साल का होने का झूठ बोला और राइडिंग के लिए घोड़ा उधार लिया, और उसने घोड़े को बुरी तरह घायल कर दिया। तो जब केस हुआ तो घोड़े के मालिक को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, इसलिए उसने टॉर्ट लॉ के अंडर धोखाधड़ी या डिसीट का केस ठोक दिया। लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप एक शून्य कॉन्ट्रैक्ट को टॉर्ट का रूप देकर लागू नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली। अगर आप फ्रंट डोर यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ से अंदर नहीं आ सकते तो कानून आपको बैक विंडो यानी टॉर्ट लॉ से भी घुसने नहीं देगा। तो मतलब अगर घोड़े के मालिक को कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसे नहीं मिल सकते तो घुमा फिरा कर धोखाधड़ी का नाम देकर भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। पर यार, ये सुनकर तो एक सीरियस मॉरल सवाल उठता है। कॉन्ट्रैक्ट शून्य है, एस्टॉपल लागू नहीं होता, टॉर्ट में केस नहीं हो सकता। हाँ, देखने में लगता है कि माइनर को फ्रॉड करने का लाइसेंस मिल गया है। एग्जैक्टली। क्या एक टीनेजर किसी को भी बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब वापसी के सिद्धांत के एंट्री होती है। अच्छा, खान गुल वर्सेस लाखा सिंह केस जो 1928 में लाहौर हाई कोर्ट में आया था। हाँ, इस केस में माइनर ने झूठ बोलकर प्रॉपर्टी बेचने का अग्रीमेंट किया और एडवांस ले लिया, फिर प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। जी। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हम उसे लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर माइनर ने झूठ बोलकर फायदा उठाया है और वो चीज अभी भी उसके पास उसी रूप में मौजूद है तो उसे वापस करनी होगी। हाँ, इसे ट्रेसेबल फॉर्म कहते हैं। आज के टाइम में ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 में आता है, जहां कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से न्याय के हित में माइनर को वो अनजस्ट एनरिचमेंट लौटाने का आदेश दे सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या? ये आदेश तभी मिलेगा जब पैसा या प्रॉपर्टी माइनर के पास मौजूद हो। अगर उसने पैसे खर्च कर दिए, पार्टी कर ली, तो कानून उसे अपनी जेब से पैसे चुकाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। OIC, क्योंकि अगर उसे पर्सनली लायबल ठहराया तो वो फिर से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने जैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये तो क्लियर है कि माइनर्स के एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं। हाँ। पर क्या कोई एक्सेप्शन नहीं है? क्या माइनर कमर्शियल दुनिया से पूरी तरह अछूता रहता है? एक्सेप्शंस है ना, और इन सब का एक ही बेसिक रूल है,
अगर कोई एग्रीमेंट पूरी तरह माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वो वैलिड होगा। हाँ, बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, जहां माइनर सिर्फ एक बेनिफिशियरी है और उस पे कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे द ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी का केस, जहां माइनर की प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस लिया गया था। बिल्कुल, कंपनी ने क्लेम देने से मना किया कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, पर कोर्ट ने कहा कि ये तो माइनर की भलाई के लिए है, इसलिए वैलिड है। और यही सेम रूल पार्टनरशिप पर भी लागू होता है ना, सेक्शन 30 के अंडर। हाँ, माइनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि उसमें नुकसान और कर्ज की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बाकी पार्टनर्स के सहमति से उसे फर्म के मुनाफे में जरूर शामिल किया जा सकता है। राइट, वो प्रॉफिट लेगा पर फर्म के दिवालिया होने पर पर्सनली जिम्मेदार नहीं होगा। ये माइनर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है सेक्शन 68 नेसेसिटीज वाला रूल। ये बहुत प्रैक्टिकल है। कानून समझता है कि अगर माइनर मुश्किल में है तो कोई तो उससे जीवन की जरूरी चीजें सप्लाई करेगा। अगर सब वॉइड है तो कोई राशन या कपड़े क्यों देगा? इसलिए सेक्शन 68 कहता है कि अगर कोई माइनर को नेसेसरीज सप्लाई करता है तो वो माइनर की प्रॉपर्टी से पैसे वसूल सकता है। पर जरूरत की डेफिनेशन क्या है? ये बहुत ट्रिकी है। एक आम माइनर के लिए साइकिल जरूरत हो सकती है, पर क्या 50 लाख की लग्जरी कार जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लीगल तौर पर ये माइनर के कंडीशन इन लाइफ पर डिपेंड करता है। मतलब इसमें खाना, कपड़े, पढ़ाई का खर्च, मेडिकल बिल, ये सब आता है। हाँ, और इस रूल ने मेक श्योर किया है कि कोई चालाक दुकानदार माइनर को महंगे गैजेट्स उधार देकर बाद में उसकी प्रॉपर्टी पर दावा न ठोक दे। और सबसे बड़ी बात, सप्लायर सिर्फ प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकता है, माइनर पर्सनली जिम्मेदार नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो सप्लायर को एक पैसा नहीं मिलेगा। ये तो माइनर को कर्ज के जाल से बचाने का बहुत सॉलिड टूल है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस पूरी जर्नी के लास्ट स्टॉप पर आते हैं। समय तो रुकता नहीं, वो माइनर एक दिन 18 साल का हो जाएगा। हाँ, मेजर बन जाएगा। तो जब वो मेजर बनता है तब उसके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होता है? क्या वो उन्हें रैटिफाई या अनुसमर्थन कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी के दौरान किए गए कॉन्ट्रैक्ट का रैटिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिक भी सही है। जो चीज वॉइड एब इनिशियो थी उसे बाद में कंफर्म कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये तो ऐसा हुआ ना कि आप उस बिल्डिंग की छत पक्की कर रहे हैं जिसकी नींव कभी थी ही नहीं। सूरज नारायण दुबे वर्सेस शुखू अहीर केस में यही हुआ था। राइट, माइनर ने लोन लिया, प्रॉमिसरी नोट दिया जो वॉइड था। 18 साल का होने पर उसने साहूकार को खुश करने के लिए नया नोट लिख दिया, पर कोर्ट ने उसे भी इनवैलिड कर दिया। क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्रेश कंसिडरेशन चाहिए होता है। पुराना वॉइड लोन नया कंसिडरेशन नहीं हो सकता। मतलब 18 के बाद नई शुरुआत करनी होगी, पुराना लेन देन शून्य ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें तो ये क्लियर है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर्स को एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच देता है। चाहे वो मोहरी बीबी का रूल हो या सेक्शन 68 का नेसेसिटीज वाला एक्सेप्शन, सबका एक ही पर्पस है, बच्चों को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। और ये हम जैसे अडल्ट्स के लिए एक वार्निंग भी है कि बच्चों के साथ डील करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, क्योंकि नुकसान होने पर कानून अडल्ट्स की साइड नहीं लेगा। एकदम सही बात है। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। वो क्या? देखिए, 1872 में जब ये एक्ट बना या 1903 में जब मोरी बीबी का फैसला आया, तब दुनिया बहुत अलग थी। तब 15 साल के बच्चे से बड़े कमर्शियल फैसलों की उम्मीद नहीं होती थी। हाँ, उस टाइम का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एकदम अलग था। पर आज की सुपर कनेक्टेड डिजिटल एज को देखिए। 14-15 साल के टीनेजर्स कोडिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं, ई स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। आज का माइनर 1903 के धर्मोदास घोष जैसा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो क्या ये 125 साल पुराना रूल कि माइनर का हर एग्रीमेंट शून्य है, आज की इकोनॉमी में उन्हें सच में बचा रहा है या फिर नए कमर्शियल अफसरों से पीछे धकेल रहा है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर प्राइज जीतता है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो वो अपनी कमाई कैसे सिक्योर करेगा? ये तो ऐसा है जैसे हम बहुत पुरानी एक्सरे मशीन से आज की कॉम्प्लेक्स बीमारियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिजिटल ढांचे को स्कैन ही नहीं कर पा रहे। तो क्या टाइम आ गया है कि कानून इस पुराने एक्सरे को नए MRI से रिप्लेस करे, जो आज के डिजिटल युग के बच्चों की क्षमता को समझ सके? ये तो हर लीगल थिंकर और हम सब के लिए सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट्स का हमारा ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। हाँ, उम्मीद है सबको ये एनालिसिस पसंद आया होगा।
कानूनी दुनिया की ऐसी ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प परतों को खोलने के लिए हम जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलेंगे।